Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel English with Tahir Ali. This is Tahir Ali and your host and your English teacher. इंशाल्लाह इस YouTube चैनल के ज़रिए से जो तुलबा के अंदर या जनरल पीपल जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उनके अंदर जो टेरर्स होते हैं, अदम दिलचस्पी होती है और खौफ होता है ख़ास तौर पे इंग्लिश के हवाले से, उसको हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे और इंग्लिश के सीखने के हवाले से आप लोगों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा करेंगे इंशाल्लाह और आपको इंग्लिश समझ भी आएगी, आसान भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों को ये मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप भी डेफिनेटली इससे अग्री करेंगे कि इंग्लिश चूँकि हमारी मदर टंग नहीं है, हम इंग्लिश पीपल नहीं हैं, तो इस हवाले से हमें इंग्लिश को सीखने में दिक्कत तो होती है डेफिनेटली, लेकिन इंग्लिश को अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इंग्लिश को हम सीखते ही नहीं हैं। हम इंग्लिश को हमेशा से हमारा एजुकेशनल जो एक सेटअप है, एक हमारा तालीमी जो निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर इंग्लिश को हमेशा ही एक दूसरी लैंग्वेज के तौर पर लिया जाता है, जिस वजह से तुलबा उसको हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं, क्रैम करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि रट्टा लगाते हैं। जब इंग्लिश को रट्टा लगाया जाता है तो इंग्लिश हम याद तो कर लेते हैं और उसके ऊपर हम राइटिंग भी कर लेते हैं, किसी हद तक स्पीकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हम उनको चूंकि समझे नहीं होते हैं इसलिए हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, इंग्लिश लैंग्वेज को हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं अक्सर तुलबा को ये कहता हूँ कि क्या किसी बच्चे ने सीरियसली, किसी तालिब इल्म ने, किसी इंसान ने सीरियसली इंग्लिश को सीखने की कोशिश की है? तो मुझे 90% आंसर रिफ्यूज़ल में मिलता है। तो आज हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश होती क्या है और इसको हम किस तरह से सीख सकते हैं और इसको हम कैसे ईजीफाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर आप सभी जानते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर दो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर दो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का नाम होता है, एक डिपार्टमेंट होता है इंग्लिश राइटिंग और दूसरा डिपार्ट होता है इसका इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज हम समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग और स्पीकिंग में क्या फर्क है। आप इंग्लिश की राइटिंग को किस तरह से सीख सकते हैं, यानी आप इंग्लिश में अच्छा लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 9th क्लास के या 10th क्लास के या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई भी स्टोरी आप पढ़ें, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं या उसकी कोई किसी किस्म की डिस्क्रिप्शन है, तो डेफिनेटली हर तालिब इल्म की ये ख्वाहिश होती है कि वो उस डिस्क्रिप्शन को, उस तहरीर को खुद अपने अल्फाज में लिख सके और उसे उसको याद ना करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली याद करना एक टफ टास्क होता है एज कंपेयर टू राइटिंग बाय ऑन सेल्फ। तो हम समझेंगे आज कि राइटिंग को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को, सेल्फ राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको किन किन डिपार्टमेंट्स में मेहनत करने की जरूरत है, कौन कौन से आपको पोर्शंस लैंग्वेज के
अपने अच्छे करने पड़ेंगे, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, आप स्पोकन में अच्छा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से बात करें, दूसरे आपको सुने तो वो आपसे इम्प्रेस हों, तो उसके हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, हम ये दोनों चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखेंगे कि राइटिंग को बेहतर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। राइटिंग के लिए अगर आप सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आप खुद से लिख सकें, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मोस्टली तुलबा जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कुछ तुलबा नहीं भी जानते होते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में क्या होते हैं और कितने होते हैं और उनके क्या क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं। नंबर 2, राइटिंग को सीखने के लिए आपको सीखने पड़ते हैं टेंसेस, और ये टेंसेस स्पेशली एवरीबॉडी नोज कि टेंसेस का जब भी नाम लिया जाता है किसी भी क्लास की सतह पे, तो टेंसेस को जब पुकारा जाता है तो तुलबा के हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो डरने से लग जाते हैं, जैसे कोई टेंसेस बड़ी खौफनाक सी चीज हो। तो इस खौफ को आपने खत्म करना है और इंशाल्लाह मैं आपको इस खौफ को खत्म करने में पूरी सपोर्ट करूंगा और आपको हर चीज बिल्कुल आसान तरीके से क्लैरिफाई करूंगा। तो टेंसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियोस, लेकिन आपने ये समझना है कि राइटिंग को अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 3, राइटिंग को बेहतर करने के लिए आपको चाहिए, ये टेंसेस का ही सेकंड पोर्शन है, टेंसेस का ही सेकंड पार्ट है, उनको कहते हैं वॉइसेस। ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं कि वॉइसेस क्या होती हैं। टेंसेस का ही सेकंड पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वो वॉइसेस इसी का ही पोर्शन है। और तीसरे नंबर पर राइटिंग को बेहतर करने के लिए, चौथे नंबर पर आपको चाहिए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझना चाहिए। तो ये 4 मेजर पार्ट्स हैं इंग्लिश राइटिंग के हवाले से। नंबर 5, जो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में चीज इस्तेमाल होती है, दैट इज वोकैबुलरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 मेन थिंग्स हैं जो आपको राइटिंग में एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन आपने ये समझना है सिर्फ कि राइटिंग और स्पीकिंग में क्या फर्क होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्पीकिंग एंड हाउ कैन वी बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। नंबर 1, सबसे पहले जो स्पीकिंग के लिए आपको चीज की जरूरत होती है वो होती है वोकैबुलरी, कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपके पास जनरल वर्ड्स ज्यादा है, आपकी मेमोरी में जखीरा अल्फाज जिनको हम कहते हैं वो ज्यादा है, तो ही आप बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई दोस्त आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज दिस, वो आपसे पूछता है व्हाट इज दिस, अगर आपको इस चीज का इंग्लिश में नाम नहीं आता है तो हाउ कैन यू आंसर? डेफिनेटली यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते जिसका आपको मायने ही नहीं पता। तो इसके लिए वोकैबुलरी स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मिसकंसेप्शन भी होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ असातिज़ा भी कहते हैं, कुछ तुलबा का भी ये कंसेप्ट है कि वो कहते हैं कि स्पोकन के लिए, स्पीकिंग के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है और स्पीकिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है, आप चंद एक रटे रटाए से सेंटेंसेस याद कर लें तो आप बोल सकते हैं। तो जबकि ये बात टोटली रॉन्ग है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस ओपिनियन, क्योंकि स्पोकन के लिए भी हमें वोकैबुलरी की जरूरत होती है और स्पोकन के लिए भी हमें
ग्रामर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दोस्त को आप अपने पास्ट ईयर का, पिछले प्रीवियस ईयर का कोई इंसिडेंट कोट करना चाह रहे हैं। आप उसको बताते हैं कि पिछले साल आप नॉर्दर्न एरियाज में गए और वहां पर आपने विजिट किया नॉर्दर्न एरिया, और बड़ी सैर की, पहाड़ियां चढ़े और कई दिन का वहां स्टे किया। तो ये सारी बात आपको डेफिनेटली किसमें करनी पड़ेगी? इन पास्ट टेंस बात करनी पड़ेगी। योर टेंस मस्ट बी पास्ट while quoting all these things of the past। क्योंकि आप बात पास्ट की कर रहे हैं तो आपको टेंस भी पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कभी भी उसको ये नहीं कह सकते इस इंसिडेंट को कोट करते हुए कि मैं पिछले साल नॉर्दर्न एरियाज में जाऊंगा, मैं वहां जाकर सैर करूंगा, मैं वहां जाकर पहाड़ियों पर चढ़ूंगा, मैं वहां पर खूबसूरती, फितरती खूबसूरती से लुत्फ उठाऊंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको यकीनन ये कहना पड़ेगा कि मैं पिछले साल नॉर्दर्न एरियाज में गया और मैंने वहां जाकर खूब लुत्फ उठाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट टेंस में ही हम बात कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि स्पीकिंग के लिए भी आपको ग्रामर की जरूरत है। और ग्रामर में जो हम राइटिंग में चीजें डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीजें ग्रामर में है, लेकिन ग्रामर का कुछ पोर्शन इस्तेमाल होता है इन स्पीकिंग, नॉट होल ऑफ द ग्रामर। सारी ग्रामर उसमें इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि स्पोकन में देयर इज अ लॉट ऑफ flexibilities and there are a lot of, you can say, easiness in speaking, क्योंकि उसमें वर्ड्स कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लिखने में काफी सारे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, राइटिंग हमेशा लॉन्ग होती है, स्पीकिंग हमेशा शॉर्ट होती है, वर्ड्स कम इस्तेमाल होते हैं और एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं, सिग्नल्स ज्यादा होते हैं, जेस्चर्स ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो स्पोकन का तीसरा मेन टूल है, तीसरा मेन पिलर है, वो है एक्सेंट। अब एक्सेंट क्या है? एक्सेंट को हम उर्दू में कहते हैं लहजा, कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं, आपका बात करने का टोन कैसा है, आप किस अंदाज से बात कर रहे हैं। अब इस एक्सेंट के अंदर ही मजीद 2-3 डिस्क्रिप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं। एक्सेंट के अंदर ही आपकी बॉडी लैंग्वेज है, एक्सेंट के अंदर ही आपके जेस्चर्स हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। facial expressions and eyes expressions। अब ये एक्सेंट के अंदर चीजें हैं कि आपने किस तरह से वो बात को डिस्क्राइब किया है, किस अंदाज से आपने उस चीज को बयान किया है, कैसे आपने बोला है। तो मेनली स्पीकिंग के अंदर आपको वोकैबुलरी चाहिए, ग्रामर चाहिए। ग्रामर के अंदर जो चीजें आती हैं वो राइटिंग में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मेन पार्ट ऑफ ग्रामर, टेंसेस इज वन अनदर मेन पार्ट, वॉइसेस इज अ पार्ट ऑफ टेंसेस। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी टेंसेस का ही एक डिस्क्रिप्शन है, एक अंदाज है, यानी कि आप किस तरह से बात को बयान कर रहे हैं, आपके नैरेटिव क्या है, आपका अंदाज, बयान करने का अंदाज क्या है, वो उसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वोकैबुलरी डेफिनेटली ये तो आपको दोनों सूरतों में, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप बोलेंगे, वोकैबुलरी ज्यादा होगी तो आप लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिफरेंस था जो राइटिंग और स्पीकिंग में आमतौर पर होता है, पाया जाता है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पर हम इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे और इसकी
इन दोनों की हम एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग भी इम्प्रूव हो और आप इंग्लिश बोलने में भी अच्छे हों। जी तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है और इसके मेन 2 डिपार्टमेंट्स, पोर्शंस, इसके 2 पार्ट्स भी आपने समझ लिए। अब इन चीज़ों की तरफ मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ भी करवाता हूँ और आपको ये किस तरह से यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर मैं ये कहूँ कि from 9th class to graduation classes, all the students of these 6 classes, 6 years, वो सब के सब तुलबा मुकम्मल तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रैस्प नहीं कर पाते, या उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह उसको ऐसा माहौल नहीं मिलता, बच्चे को शुरू से क्रैमिंग पर लगाया जाता है। हमारा यही सिस्टम का, हमारा निज़ाम तालीम का फॉल्ट ये है कि शुरू से लेके इवन द अर्लियर क्लासेस बिफोर 5th क्लासेस, जो छोटी क्लासेस से ही इंग्लिश सिखाई जाती है, बच्चे को वहां से ही क्रैमिंग पर लगा दिया जाता है। अब बच्चा चूंकि सारी उम्र क्रैम करके आया होता है 9th क्लास में या 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में, तो उसने इन चीज़ों को कभी सीखा ही नहीं होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है। वो जो किताब पे लिखा होता है उसको वो याद कर लेता है और वो बिल्कुल अच्छा याद करता है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं, तो वो समझता है मेरी इंग्लिश अच्छी है। जबकि जब उसको कहा जाए कि एक मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट जिसने 12 साल से इंग्लिश पढ़ी होती है, एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जिसने 14 साल से इंग्लिश पढ़ी होती है, एक ग्रेजुएशन का बच्चा जिसने 16 साल से इंग्लिश पढ़ी होती है, all these students of these classes are not comfortable while writing an essay or a story or an application or a letter. ये सारी चीजें जब उनको कहा जाए कि ये खुद से लिखें, तो उनसे लिखा नहीं जाता, वो खुद नहीं लिख पाते। They feel embarrassment in writing, they feel hesitation in writing, and even they feel uncomfortable in writing. तो dear friends and dear students, हम अब इस प्लेटफॉर्म से सीखेंगे कि कैसे सेल्फ राइटिंग की जाती है। मैं अक्सर तुलबा से, अपने स्टूडेंट से जो इंटरमीडिएट के और ग्रेजुएशन के तुलबा हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप एक क्रैम किया हुआ मजमून जो 2-2, 3-3 पेजेस का होता है उसको आप लिख लेते हैं, लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि किसी एक टॉपिक पर, किसी एक गिवन टॉपिक पे आपने 1 पेज, ओनली 1 पेज ऑफ 15 और 20 लाइंस आपने लिखना है, तो वो इस चीज पे बड़े शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हेजिटेट होते हैं, वो नहीं लिख पाते। तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 12-14 साल से तो क्रैम किया होता है, उन्होंने तो याद किया होता है, और याद किया हुआ जो भी मटेरियल होता है, जो भी सिलेबस होता है, जो याद किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9th क्लास का किसी बच्चे ने सारा सिलेबस याद किया और 9th क्लास में 75 में से उसको मोर देन 70 मार्क्स आ गए, तो इट मीन्स उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होगी। लेकिन जब वो 10th क्लास में जाता है तो 9th क्लास का कोई भी याद किया हुआ मटेरियल उसके 10th क्लास में काम नहीं आता है, क्योंकि उसने उसको याद किया और प्रीवियस ही 9th क्लास में ही उसको एग्जामिनेशन में लिख के आ गया और उसको मार्क्स मिल गए। अगले साल सिलेबस नया, बुक्स नई और उसके क्वेश्चंस भी नए होते हैं, उसको दोबारा से क्रैम करना पड़ता है, उससे अगले साल फिर उसको क्रैम करना पड़ता है, और यही सिलसिला पहली क्लास से लेके 14th क्लास तक, ग्रेजुएशन क्लासेस तक यही सिलसिला चलता रहता है। और इसी वजह से हम इंग्लिश में, स्पीकिंग में और राइटिंग में हम उतने अच्छे नहीं हो पाते। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी कि आपने एक अच्छी सेल्फ राइटिंग कैसे करनी है, आप किसी भी मजमून को, किसी भी तहरीर को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। और इसी तरह से स्पीकिंग के हवाले से भी आपको
यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से वोकैबुलरी की एक पूरी सीरीज मिलेगी जो हमारे सोशल लाइफ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ली गई होगी। तो वो सीरीज भी आपके बहुत काम आने वाली है। और ग्रामर जो हम राइटिंग में कर रहे होंगे वही इधर काम आएगी। और चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ग्रामर जो स्पीकिंग में इस्तेमाल होती है, देयर इज नॉट द होल ऑफ द ग्रामर, पूरी ग्रामर वो इस्तेमाल नहीं होती है। उसका सिर्फ मेनली आपको टेंस का ध्यान रखना होता है कि आपको किस टेंस में बात करनी है। अगर पिछली गुज़श्ता वक्त की माजी की कोई बात है तो उसको आपने माजी में ही डिस्क्राइब करना है। अगर प्रेजेंट की बात है तो उसको आपने प्रेजेंट में ही बात को डिस्क्राइब करना है। तो इसका इतना ग्रामर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्सेंट, एक्सेंट के अंदर मैंने 2-3 चीजें मजीद आपको डिस्क्राइब की हैं कि एक्सेंट के अंदर लहजा के आप किस अंदाज से बात करते हैं। क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं, तो इसलिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा लहजे में उर्दू होती है या इवन पंजाबी इंग्लिश का स्टाइल होता है कि हम इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे हम पंजाबी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं। तो वो एक्सेंट की वजह से वो उतना हम इम्प्रेसिव टॉक नहीं कर पाते। तो बॉडी लैंग्वेज एक्सेंट का एक मजीद एक ब्रांच है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को कैसे मूव करते हैं, आप अपने चेहरे के तासुरात को, फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या आपके चेहरे के तासुरात आपकी बात के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, क्या आपकी बात और आपकी आईज एक्सप्रेशन ये दोनों का तालमेल है। ये सारी चीजें एक्सेंट के अंदर शामिल होती हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। सो if you really want to be an expert in English writing and English speaking, and if you want to be desirous to learn English, then you must join my channel and you will find that English language will be very fine and very ब्यूटीफुल फॉर यू। आप उसको पसंद करने लगेंगे, आपके अंदर डिजायर पैदा होगी कि इंग्लिश तो बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत आसान है। और डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। तो इसलिए इससे डरना नहीं है, इससे खौफजदा नहीं होना है, इससे भागना नहीं। अगर आप इफ यू विल फ्ली फ्रॉम द लैंग्वेज यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल बी फेलियर एंड यू विल बी ऑल द टाइम हेजिटेटेड स्टूडेंट। तो इससे भागना नहीं है, फरार नहीं होना है। यू मस्ट फेस द हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के रास्ते में आने वाली आपको जो रुकावटें हैं उनको अबूर करना है, ना कि उससे पीछे भागना है। तो जब आप इनको इंग्लिश को सीखने की डिजायर पैदा करेंगे अपने अंदर, तो फिर ये आपको जरूर समझ में आएगी और आपको अच्छी भी लगने लगेगी। तो इसलिए आपने अपनी दिलचस्पी को बढ़ाना है इंग्लिश को सीखने के हवाले से। सो इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड ओवरऑल द होल ऑफ द लैंग्वेज, so join my channel and press the bell icon so that every video of mine will be on your phone at the right time. Thank you so very much.